बस इतना सा कारण, इतने छोटे से कारण से मैं मर रहा हूँ। मिंग डाउन से आगे कहता है, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी तुम मर रहे हो, मरने के बाद में तुम्हारा पुनर्जन्म भी होगा। अगर हो सकता है उस जन्म के अंदर मैं तुम्हारी तरफ वापस से दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं, उस टाइम पर मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेना। जब अगली लाइफ में मैं तुमसे कहूँ मेरे दोस्त बन जाओ, तो तुम आगे बढ़कर मेरा हाथ तो पकड़ लेना और कहना मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये कहते हुए मिंग हंस रहा होता है और फिर हंसते हुए वहाँ जाने लगता है। डुआन कहता है, नहीं ऐसा मत करो, मुझे इस तरह से छोड़ के मत जाओ। फिर डुआन जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है, क्या मैं ऐसे ही इतनी आसानी से मर जाऊंगा? प्लीज मिंग मुझे बचाओ, मैं इस तरह से बिल्कुल मरना नहीं चाहता हूँ। ये फीलिंग जिसमें मैं लगातार मरने का इंतजार कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा बुरी है। तभी डॉन एकदम से खुद संभालता है और सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, मैं मर क्यों नहीं रहा? मेरी गर्दन पे एक कट लगा है, कट में से लगातार खून बह रहा है, इतना सारा खून बह चुका है, अब तक तो मुझे मर जाना चाहिए था। तभी डॉन को अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फील होने लगती है। डॉन उठता है और आगे सोचता है, मेरे अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ गई है, ये सब कैसे हो रहा है? तभी उस रूम की लाइट चालू होती है, हम देखते हैं मिंग अभी वहीं पे है। मिंग हंसते हुए डॉन से कहता है, डॉन मुझे माफ कर दो, ये एक मजाक था। तुम्हारी गर्दन के ऊपर जो खून है वो बिल्कुल नकली है और तुम्हारी गर्दन के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्किन लगी हुई है जिसके ऊपर मैंने कट लगाया है। जैसे ही स्किन कटी उसके ऊपर से लगातार खून मिलने लगा और तुम्हें लगा कि तुम मर रहे हो। जब डॉन सुनता है अपनी गर्दन के ऊपर से वो एक्स्ट्रा चमड़ी उठा देता है। मिंग आई कहता है, हम दोनों क्लासमेट है, मैं कभी भी किसी भी कारण से तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं कभी भी इतना ज्यादा क्रूर नहीं हो सकता हूँ। डुआन मिंग के इस मजाक से बहुत चौंका होता है। मिंग डुआन से कहता है, अब मुझे उम्मीद है तुम्हारा गुस्सा काफी हद तक कम हो चुका होगा। हमारे फर्स्ट टेस्ट के अंदर जो बात हुई थी तुम उसको भी भूल चुके होगे। मैं दोबारा तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, इस हाथ को पकड़ लो और मेरे दोस्त बन जाओ। इसके बदले में मैं तुम्हें दोबारा से लिमिट टाइप टेक्निक सिखाने का वादा करता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम टीचर ग्रिफिन को उसके ऑफिस में देखते हैं। सामने की तरफ काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, ये सारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मिंग को चैलेंज किया था। ग्रिफिन उन स्टूडेंट से पूछती है, बताओ सब कैसा रहा? स्टूडेंट्स कहते हैं, वो लड़का मिंग बहुत ताकतवर है, उसने अकेले हम सभी को हरा दिया, हम अपनी हार मानते हैं। डुआन आगे बढ़कर ग्रिफिन से कहता है, टीचर ग्रिफिन, वो लड़का मिंग टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स की किस तरह से मदद कर रहा है, हम आपको कहना चाहते हैं उसको मदद करने दो। कुछ टाइम में टेमर कोर्स के स्टूडेंट को पता पड़ जाएगा वो लड़का कितना घटिया है। इसी समय ग्रिफिन के ठीक पीछे डुआन को मिंग दिखाई देता है। डुआन मिंग को देखकर बहुत डर जाता है और तुरंत अपनी बात बदलते हुए ग्रिफिन से कहने लगता है, मेरा मतलब है टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को पता पड़ जाएगा वो लड़का मिंग कितना ज्यादा शानदार है और कितना ताकतवर है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम मिंग को देखते हैं। मिंग के पास में एक छोटा सा बैग है, मिंग चलते हुए कहीं जा रहा है। मिंग सोचता है, उस लिस्ट के अंदर मेरा नाम अब पूरी तरह से पक्का हो चुका है, बैटल शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी है, इसलिए मैंने 3 दिन की छुट्टी ली है। इन 3 दिन मैं अपने घर पे रहूंगा। इसके बाद मिंग कुछ ही टाइम में अपने घर पहुंच जाता है। मिंग के आने की खुशी में मिंग के घर पे काफी सारा खाना बनता है। मिंग की वो मिंग से कहती है, उस स्कूल के अंदर रहते हुए तुम काफी ज्यादा पतले हो चुके हो, जल्दी से ये सारा खाना खत्म करो। इसी समय काओ कहती है, कहाँ पतला हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे और ज्यादा मोटा हो गया है। तभी मिंग के डैड मिंग से पूछते हैं, तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसे चल रही है, तुमने अच्छे दोस्त बनाए? मिंग कहता है, स्कूल के अंदर मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ, हर स्टूडेंट मेरा दोस्त बनना चाहता है। काओ कहती है, बड़ी बड़ी फेंक रही हो बस। तभी मिंग काओ के पास में आता है, उसके चेहरे को जोर दबाने लगता है और उससे कहता है, 2 महीने बाद मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल पहले जैसा ही है। काओ चिल्लाने लगती है, मॉम समझाओ इसको, मेरे को परेशान कर रहा है। मिंग की मॉम डैड ये सब देख के बहुत हंस रहे होते हैं। तभी अचानक से मिंग और काओ के बीच में बहस शुरू हो जाती है और मिंग की मॉम डैड का मुंह उतर जाता है। वो दोनों उन दोनों को शांत करते हैं। मिंग वापस अपना खाना खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक उन सभी में बात होती है। तभी मिंग के डैड मिंग से कहते हैं, मिंग कुछ ही दिनों में तुम्हारी छुट्टियां वैसे भी शुरू होने वाली थी, तुम 3 दिन पहले ही छुट्टी लेके क्यों आए हो? मिंग कहता है, नहीं छुट्टियां अभी शुरू होने वाली नहीं है, अभी तो एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर मैं फ्रंट लाइन में हूँ। ये सुनकर मिंग की मॉम मिंग की कटोरी में और खाना डालने लगती है और उससे कहती है, तुम फ्रंट लाइन में हो, ये काफी ज्यादा डेंजरस नहीं है। तुम्हें याद देना पिछली बार क्या हुआ था, तुम सबके सब स्टूडेंट उस दिव्य जंगल में पहुंच गए थे जहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स मारे भी गए थे। मिंग कहता है, हाँ मुझे याद है, पिछली बार उन ब्लड वुल्फ्स का अटैक हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिछली बार थोड़ी सी सावधानी कम रह गई थी और वो एक अलग तरह का टेस्ट था, इस बार टेस्ट अलग होगा, पूरी अच्छी तरह से सेफ्टी रखी जाएगी, इस बार ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। इस फ्रंटलाइन टेस्ट के अंदर सारे हाई क्लास के एल्डर्स आने वाले हैं। उस जगह पर इतने सारे हाई क्लास के हंटर्स होंगे कि वहाँ पर भीड़ भर जाएगी। मॉन्स्टर्स अगर अटैक करने की कोशिश भी करेंगे तो भी चलते हुए हम सभी को चल देंगे। हमारे आसपास में इतने सारे रोबोट्स, इतने सारे बैटल टैंक्स होंगे कि कोई मॉन्स्टर हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। और साथ ही इस टेस्ट में जाने से हम न केवल कुछ सीखेंगे, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे, नॉलेज के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा और काफी अच्छे लोगों से और बड़े लोगों से कनेक्शन बनेंगे। उन सभी हाई लेवल के हंटर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। मिंग की सारी बातें सुनने के बाद भी मिंग की मॉम पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होती। वो मिंग से कहती है,
फिर भी अपना ध्यान रखना। इसके बाद में काओ की बातें शुरू होने जाती है। काओ खुद ही तारीफ कर रही होती है कि वो अपने स्कूल के अंदर कितना अच्छा कर रही है, कितनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रही है, और थोड़ी अच्छी तरह ट्रेनिंग करने के बाद में कुछ ही टाइम में वो भी कॉलेज में पहुंच जाएगी। इसके बाद में मिंग के मॉम डैड भी काओ की तारीफ करने लगते हैं। काओ बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी काओ कहती है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। मिंग की मॉम कहती है नहीं अभी नहीं, पहले खाना खा लो। काओ कहती है नहीं अभी, मुझे वो अभी दिखाना है। ये कहते काओ भागते हुए जाती है और फिर भाग के एक बॉक्स लेके आती है और उसे मिंग को दिखाने लगती है। मिंग उस बॉक्स को देखता है और फिर सोचने लगता है ये बॉक्स कुछ देखा देखा से लग रहा है, कहीं इसके अंदर मैं जो सोच रहा हूँ वो ना निकले, नाइट विच का सामान। अगर इस बॉक्स के अंदर वो हुआ तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये सोचते हुए मिंग उस बॉक्स को देखता हुआ बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। तभी काओ उस बॉक्स को खोलती है। उस बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। काओ की उस बॉक्स के अंदर बहुत कुछ पुरानी यादें होती है, कुछ पुराना सामान जो कि मिंग की मॉम को मिंग की डैड ने कई बार गिफ्ट किया था, और साथ ही उस बॉक्स के अंदर कुछ लव लेटर्स वगैरह होते हैं जो कि मिंग के डैड ने लिखे थे। मिंग जल्दी से उठकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिंग के डैड उन्हें उठाकर अपने पास में रख लेते हैं और किसी को भी पढ़ने नहीं देते। इन सभी चीज़ों के साथ में उस बॉक्स के अंदर एक बुक जैसी चीज़ भी होती है। काओ जल्दी से बुक को निकालती है, किसी को पढ़ने नहीं देती और अपनी मॉम से कहती है देखो इसके अंदर ये भी है। मिंग की मॉम उस बुक को देखती है और फिर सोचने लगती है ये बुक कौन सी है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है मैंने इसे इस बॉक्स के अंदर क्यों रखा है। तभी मिंग आगे बढ़ता है और उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है। काओ मना करती है। मिंग एक आइडिया लगाकर काओ को आगे की मार्शल आर्ट टेक्निक्स और भी बहुत तरह की एडवांस नॉलेज के बारे में बताने लगता है। काओ इसे सुन के बहुत चौंक जाती है और उसके बारे में अपने मॉम डैड से बात करने लगती है। इस तरह से काओ का ध्यान बढ़ जाता है। तभी मिंग काओ के हाथ में से उस बुक को ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। उस बुक को देखकर मिंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। मिंग जैसे ही उस बुक के अंदर लिखे हुए चित्रों वगैरह को देखने लगता है, तभी मिंग के आंखों आगे थोड़ा धुंधलापन छाने लगता है। मिंग को दिखाई देता है वो किसी अजीब सी जगह पर है। मिंग के सामने वो नाइट विच है जिसने मिंग को गर्दन से पकड़ रखा है। मिंग के लगातार खून बह रहा है और सेम सिंबल जो कि उस बुक के अंदर है वैसा ही सेम सिंबल उस नाइट विच के हाथ के ऊपर बना हुआ है। नाइट विच लगातार मिंग से कह रही है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, यहाँ से चले जाओ, इस पूरे प्लेनेट में छोड़ के चले जाओ, दोबारा कभी भी मुझे दिखाई मत देना। ये कहते हुए नाइट विच जोर से मिंग को जमीन पर पटकती है। अपने इस सपने के अंदर जमीन में गिरने के साथ ही मिंग ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर जमीन पर गिर जाता है। उसकी नाक में से खून बहने लगता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन सीन देखते हैं। मिंग और काओ सड़क पर चल रहे होते हैं। काओ अपने स्कूल की तरफ जा रही है और मिंग के हाथ में काफी सारा सामान है। काओ मिंग से पूछती है मिंग कल क्या हुआ था, कल तुम अचानक से बेहोश हो गए थे, तुम्हारी नाक से भी काफी सारा खून बह रहा था, मॉम डैड तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, कहीं ये सब उन गंदी गंदी वेबसाइट के कारण तो नहीं जो कि तुम पूरे समय देखते रहते हो। तभी मिंग काओ के सिर मारता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है मैं कोई भी गंदी वेबसाइट नहीं देखता हूँ। उस दिन भी मैं कंप्यूटर के ऊपर एक बहुत ही जरूरी काम कर रहा था। काओ कहती है तुम्हारा हमेशा कैसा ही है, हमेशा किसी न किसी बात पे मुझे मारते रहते हो। इसी तरह से बात करते हुए सब चल रहे होते हैं। मिंग एक रेस्टोरेंट के में जाता है और सारा कचरा उसके अंदर डाल देता है और सोचने लगता है मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ उस नाइट विच के बारे में। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। ये ऐसी बात है जिसके बारे में मैं किसी से कह भी नहीं सकता क्योंकि कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा। इसके बाद में काओ अपने स्कूल की तरफ जाती है। मिंग एक बस के अंदर बैठकर कहीं और जाने लगता है। मिंग एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास में आया है जहाँ पर लाओ हैन भी है। जब मिंग वहाँ पहुँचता है लाओन पहले मिंग का इंतजार कर रहा होता है। लाओन मिंग से कहता है मिंग तुम आ गए, जल्दी से मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ खास दिखाना है। ये सुनकर मिंग लाओन के बीच में चलने लगता है। लाओन मिंग को लेकर एक बेसमेंट जैसी जगह पे आता है। मिंग कहता है और कितनी दूर चलना है। लाओन कहता है बस पहुँचने वाले हैं। तभी एक जगह पहुँचने के बाद में लाओन एक बड़ा सा बक्सा निकालता है और उसे मिंग के सामने रखता है। मिंग कहता है ये क्या है। लाओन कहता है ये एक स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड है जिसका नाम है 100 फाइट स्वॉर्ड्समैनशिप। ये कहते हैं लाओन उस बॉक्स को खोलता है और मिंग को वो तलवार दिखाई देने लगता है। मिंग उस तलवार को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। मिंग को वो तलवार बहुत अच्छी लगती है। लाओन कहता है ये तलवार एक स्पेशल एलॉय से बनी है जिसकी वजह से इसकी पावर नॉर्मल तलवार से कहीं ज़्यादा है और साथ ही इसका वजन नॉर्मल तलवार से 26% कम है। और साथ ही इस तलवार के अंदर ये छोटे छोटे छेद है। इस छेद के अंदर हम पावर स्टोन्स को रख सकते हैं जिसकी मदद से इस तलवार की भी अपनी कोई स्किल्स होगी। ये कहने बाद में लाओन मिंग को एक स्किल दिखाने लगता है जिसके ऊपर उस तलवार के 4 रंग दिखाई देते हैं। लाओन कहता है इस तलवार को हम 4 रंग में क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा हर तलवार को एक पर्सनल टच भी मिल सकता है। अगर कोई चाहे तो हम लेजर प्रिंटिंग का यूज़ करके इन तलवारों के ऊपर इसके ओनर का या फिर ओनर जो नाम लिखवाना चाहे वो नाम भी लिखते हैं। मिंग कहता है ये तलवार बना के तुमने काफ़ी ज़्यादा सोचा है, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लाओन कहता है क्योंकि हमने पहले ही तुम्हारे लिए कुछ अलग से सोच रखा है। मेरे डैड तुम्हारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी तब तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब मैं पॉपुलर हो जाऊँगा जहाँ भी जाऊँगा लोग मुझे घेरे खड़े हो जाएंगे, सभी लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे। ये सोचा मिंग
लूहेन से कहता है ठीक है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लूहेन अपनी तलवार उठा लेता है और फिर कहता है चलो सबसे पहले एक फाइट करते हैं। इसके बाद मिंग और लाउन के बीच में फाइट शुरू होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवारों से अटैक करते हैं। स्टार्टिंग में फाइट बिल्कुल बराबर चल रही होती है। मिंग लाउन से कहता है तुम मेरे से किसी भी तरह से नहीं जीत सकते हो, ये बात तुम्हें भी पता है, मेरी पावर तुमसे बहुत ज्यादा है। लाउन कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने एक नई स्किल सीखी है, इसे देखो, अब तुम हार जाओगे। ये कहते हुए लाउन कोई स्पेशल स्किल यूज करता है। उसकी तलवार के आसपास में बहुत सारी तलवार दिखाई देने लगती है। फिर लाउन एक साथ उन सभी तलवारों से मिंग पे अटैक कर देता है। मिंग बिल्कुल भी लाउन के इस तरह को डॉच नहीं कर पाता। जैसे ही वो तलवार मिंग के पड़ती है, मिंग की बॉडी के ऊपर कई सारे कट लग जाते हैं। मिंग के सीने में से खून बहने लगता है और मिंग जमीन पे गिर जाता है। इसी समय लाउन भी जमीन पे गिर जाता है क्योंकि लाउन ने अभी एक खतरनाक अटैक किया है। उस अटैक के कारण लाउन की बॉडी कूल डाउन ले रही है। लाउन अब कुछ देर तक अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। लाउन जमीन बड़ा बड़ा कहता है अब हम दोनों में से जो पहले खड़ा हो जाएगा वो इस फाइट के अंदर जीतेगा। ये सुनकर मिंग हंसता है और कहता है मैं मार्शल कोर्ट से बिलोंग करता हूँ, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, तुम्हारे इस अटैक से मुझ पे ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। ये कहते हुए मिंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार उठाकर लाउन की तरफ बढ़ने लगता है और लाउन से कहता है इस फाइट के अंदर मैं जीत चुका हूँ। ये कहते हुए मिंग लाउन को उठाता है। लाउन मिंग से कहता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, जब तुम यहाँ से गए थे तब तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। न केवल तुम्हारी पावर बढ़ी है बल्कि तुम्हारे बिहेवियर के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। जैसा कि तुमने भी बताया, डुआन को इस तरह से डराना ये बिल्कुल भी तुम्हारा बिहेवियर नहीं है। जब मिंग लाउन से सुनता है तो वो भी सोचने लगता है हाँ मेरे अंदर काफी चेंजेस आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एक बॉडी के अंदर दो तरह की सोल है, मैं एक ही टाइम पर दो अलग अलग तरीके से सोचता हूँ। मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं पहले एक नॉर्मल से इंसान था और वहीं इस वर्ल्ड के अंदर मैं कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसके बाद मिंग को अपने पिछली लाइफ की कुछ बातें याद आने लगती है, जिसमें मिंग और उसके एक साथ के कुछ लोग एक जंगल के अंदर जाते हैं। उस जंगल के अंदर एक स्पेशल तरह का गाँव था, जिस गाँव में अलग तरह के इंसान रहते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरह से लाल है। ये सब देखते हुए मिंग सोचने लगता है ये मेरे को याद है, पिछली लाइफ में मैं एक मिशन पे आया था। इस मिशन में हमें कुछ लोगों को ढूंढना था जिनकी बॉडी बिल्कुल अलग है, इनके कान भी लंबे हैं। ये एक स्पेशल गांव है जो कि जंगल के बीच में बना है। ये सारे भी इंसान ही है, बस इनकी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। मिंग अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोच रहा है, जिसमें मिंग को याद आता है कि वो एक मिशन पे गया है, उसके साथ में उसे काफी सारे साथी है। इस मिशन के अंदर वो एक गाँव की तरफ जा रहे हैं, जिस गाँव के अंदर कुछ अजीब से लोग रहते हैं, जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा पतली और रेड कलर की है। मिंग इस टाइम पर बहुत ज्यादा नर्वस है। मिंग कुछ चीजों का यूज करके उस पूरी जगह पर नजर रखे हुए है। तभी मिंग के पास में उसका इंस्ट्रक्टर आता है और मिंग से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, इस जगह के ऊपर तुम्हें अर्थ के डिवाइसेस को यूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमने तुम्हें पहले बताया था। मिंग पीछे मुड़ के देखता है, पीछे की साइड में एक आदमी खड़ा है जिसका मुंह एक शेर जैसा है, लेकिन रियलिटी में इसने एक मास्क पहना हुआ है। ये बात मिंग को ही पता है। मिंग के पास में भी ऐसा एक मास्क है, बस मिंग ने उसे उतार रखा है। इस टाइम पर मिंग बहुत ज्यादा घबराया होता है। मिंग कांपते हुए उस आदमी से कहता है मैं समझ गया। वो आदमी कहता है पता नहीं किस लड़के को हमारे साथ में भेज दिया है, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम हमारे साथ में बहुत गलत आ गए हो। इस प्लान के अंदर हर एक कड़ी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, अगर एक कड़ी भी कमजोर हुई तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। एक कमजोर कड़ी होने से अच्छा है हम उस कड़ी को निकाल के फेंक दें। तुम सोच के बताओ क्या तुम इस प्लान के लिए अच्छी तरह से रेडी हो। यही कहते हुए आदमी मिंग के ऊपर बहुत तगड़े तरीके से प्रेशर डाल देता है। मिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। मिंग डरते हुए कहता है इंस्ट्रक्टर आप सही कह रहे हैं, मैं प्लान के लिए रेडी नहीं हूँ। वो इंस्ट्रक्टर कहता है कोई बात नहीं है, तुम्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। बाकी के जितने भी यंग सोल्जर्स हमारे साथ में हैं वो सब के सब स्टार्टिंग से अपनी स्टडी को बिना रुके कंटिन्यू करते आए, वही तुम्हारी तरफ ऐसा नहीं है। तुमने अपनी स्टडी और अपनी ट्रेनिंग के अंदर दो बड़े गैप लिए हैं, इस वजह से तुम्हारा तैयार ना होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ये कहते हुए वो आदमी आगे बढ़ जाता है। उस आदमी के पीछे एक पूंछ भी लगी होती है जिसपे एक चक्कू लगा है जो कि मिंग की गर्दन के पास पहुंच जाती है। वो आदमी कहता है इस प्लान के अंदर हमारा सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम ऐसे ही किसी कड़ी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि अगर तुम कमजोर हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो आदमी इतना कहता ही है कि तभी उसकी पूंछ पे लगा हुआ चक्कू मिंग की गर्दन में छुप जाता है। मिंग की गर्दन के ऊपर बहुत तेजी से खून बहने लगता है। वो आदमी कहता है अगर तुम रेडी नहीं हो तो तुम जिंदा भी नहीं रह सकते, जाओ मर जाओ, तुम हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो, अपनी अगली लाइफ में अच्छे से ट्रेनिंग करना। यही कहते हुए वो सभी सोल्जर वहां चले जाते हैं। मिंग जमीन पे गिर जाता है, मिंग रोने लगता है। मिंग धीरे से कहता है हेल्प। तभी वो इंस्ट्रक्टर फिर से चिल्लाता है अभी तुमसे कहा ना अर्थ से रिलेटेड किसी भी चीज को यूज मत करो, अर्थ की लैंग्वेज को भी नहीं। उसके बाद में मिंग की आंखें बंद जाती है। मिंग को खुद अजीब सीन दिखाई देने लगते हैं जिसमें चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है, कुछ अजीब से जीव इधर उधर भाग रहे हैं। तभी मिंग को खुद के नाम सुनाई देने लगता है, मिंग मिंग। इसी वजह साथ में मिंग का ये फ्लैशबैक खत्म होता है। मिंग को अपने सामने लाओन दिखाई देता है। लाओन मिंग से कहता है मिंग क्या हुआ तुम्हें। मिंग को इस टाइम बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है।
मिंग सोचता है मैं यहीं पे ही हूँ और मैं पूरी तरह से जिंदा हूँ। तभी लाओहेन मिंग की तरफ कुछ कपड़े पकड़ाता है और उसे कहता है फाइट के अंदर तुम्हारे कपड़े फट गए थे, जल्दी से इसे पहन लो। मिंग वैसे करता है, मिंग उसे पहन लेता है। फिर लाओहेन मिंग की तरफ एक एनर्जी ड्रिंक फेंकता है और मिंग से कहता है क्या तुम्हें पता है मेरे डैड अभी तक भी हेवन रियलम के पीक पर है, वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो काफी टाइम से केवल इसी लेवल पर है, क्या तुम्हें इसका कारण पता है? मिंग कहता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। लाओहेन कहता है मुझे पता है, उन्हें डर है कि जब वो हेवन रियलम को पार करके गॉड रियलम के अंदर जाएंगे तब उनको किसी के दिल के अंदर झांकने की पावर मिल जाएगी, इनको पता चलने लग जाएगा कि कौन क्या महसूस कर रहा है। उस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है वो खुद एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उनकी खुद की मेंटलिटी एक मॉन्स्टर जैसी हो जाए। इसी वजह से वो अपना लेवल अप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने फिजिकली तो खुद को तैयार कर लिया है लेकिन अभी तक वो मेंटली खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए, जो कि अभी भी लगातार चल रहा है। तुम्हें इस सब के बारे में क्या लगता है? मिंग सोचने लगता है लाओहेन की एक डैड काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर उन्हें खुद को भी नहीं लगता कि वो अभी लेवल अप करने के लायक नहीं है तो उनसे ज्यादा किसको लग सकता है? इस टाइम पर वो ज्यादा काबिल है कि पूरी सिटी के अंदर उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है। मुझे यकीन है वो कुछ ही टाइम में खुद को इतना काबिल बना लेंगे कि लेवल अप कर पाएंगे। इसके बाद मिंग उस एनर्जी को पी लेता है जिसका स्वाद मिंग को कुछ खास पसंद नहीं आता। मिंग लाओहेन से कहता है तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, उन्हें जो करना है वो करेंगे, तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। यानी इसका मतलब जल्दी से उठो और कल्टीवेशन करने लग जाओ। तुम तो अभी फ्री हो लेकिन मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कल्टीवेशन का एक एग्जाम आ रहा है जिसकी मुझे तैयारी करनी है। लाओहेन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही बातें करता हूँ, जो भी मैंने कहा उसे पूरी तरह से इग्नोर करना, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तभी मिंग खड़ा होता है और लाओहेन से कहता है मुझे याद आ रहा है हम दोनों केवल बिजनेस पार्टनर्स है, मुझे लगता है अब हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मिंग के हाथ को देखकर लाओहेन एक सेकंड के लिए सोचता है और फिर तुरंत मिंग का हाथ पकड़ लेता है, दोनों में दोस्ती जाती है। फिर मिंग और लाओहेन कहीं जाने लगते हैं। मिंग चलते हुए लाओहेन से कहता है मेरा एक सवाल था, क्या तुम्हें पता है 20-30 साल पुरानी कोई न्यूज़ मुझे कहाँ पे मिल सकती है? मेरा एक दोस्त है जिसको उस न्यूज़ की जरूरत है, ये न्यूज़ मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। लाओहेन कहता है हाँ तुम्हें वो मिल सकती है लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन वहाँ पर कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और सेम ईयर की इतनी सारी बुक्स है कि तुम बुक्स देखते हुए पढ़ थक जाओगे लेकिन तुम कोई न्यूज़ को नहीं ढूंढ पाओगे, ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। मिंग कहता है मुझे पता है ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है लेकिन मुझे ट्राई तो करना ही होगा क्योंकि जिस काम के लिए मुझे उन बुक्स की ज़रूरत है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको लाओहेन कहता है चलो फिर ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं भी तुम्हारे साथ में लाइब्रेरी तक चलता हूँ। इसके बाद में मिंग और लाओहेन दोनों एक लाइब्रेरी के अंदर पहुँचते हैं। मिंग चलते हुए सोचता है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेरे को पता लगाना है वो आग का सिंबल जो कि काव की बुक के अंदर और मेरी पिछली लाइफ में नाइटमेयर के हाथ के ऊपर था, उसका क्या मतलब है। जहाँ तक मुझे लगता है वो सिंबल 20 से 30 साल पुराना है, इसलिए मुझे उसी टाइम को सारा डेटा कलेक्ट करना है। ये सोचते हुए मिंग उस लाइब्रेरी के पास में पूछता है। मिंग लाइब्रेरी से पूछता है मुझे 20 साल पहले की सारी न्यूज़ और उस टाइम का हमारे पास में जितना भी डेटा है वो सारी सारा चाहिए। लाइब्रेरियन कहती है मैं एक मिनट चेक करके बताती हूँ। फिर लाइब्रेरियन अपने कंप्यूटर में चेक करती है और फिर मिंग से कहती है 3 महीनों का डेटा, जुलाई से लेकर सितंबर तक का डेटा सारा डिलीट हो चुका है, हमारे पास में इसकी एक भी रॉ कॉपी नहीं है। मिंग कहता है कैसे, ये 3 महीनों का डेटा यहाँ से कैसे चला गया? लाइब्रेरियन कहती है जून के अंदर हमारे यहाँ पर एक आग लगी थी, उस आग के अंदर वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई, इसी वजह से हमारे पास में वो नहीं है। वैसे तुम्हें एग्जैक्टली किस साल की इन्फॉर्मेशन चाहिए? लाइब्रेरियन की बात सुनकर मिंग थोड़ा कैलकुलेट करने लगता है। मिंग सोच के बताता है कौन सा साल की चाहिए मेरे को। तभी एकदम से मिंग को कुछ याद आता है। मिंग उस लाइब्रेरी से पूछता है कौन सा टाइम? तुमने अभी कहा यहाँ पर एक आग लगी थी, मुझे एग्जैक्ट डेट बताओ, किस डेट को वो आग लगी थी? लाइब्रेरियन कहती है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 6 जून या फिर 7 जून को। तभी लाओहेन मिंग को शांत करने लगता है और मिंग से कहता है मिंग क्या हुआ, तुम इतना चौंकते हुए और इतना अग्रेसिवली इस क्वेश्चन को क्यों पूछ रहे हो? क्या उस एक्सप्लोजन के अंदर तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हुआ है? मिंग कहता है तुम्हें भी इस एक्सप्लोजन और इस फायर के बारे में पता है? लाओहेन कहता है मुझे क्या, ये तो सबको पता है, इस टावर के अंदर पहली बार था जब इस तरह कोई आग लगी थी, जब से ही टावर बना है तब से यहाँ पर एक बार भी आग नहीं लगी है, इसी वजह से इस तरह की घटना के बारे में सबको पता है। मेरे डैड ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है, उस एक्सप्लोजन के अंदर कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है और वैसे भी इस बात को बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। इस आग के लगने के कुछ टाइम बाद में मॉन्स्टर्स का एक अटैक हुआ था, मेरे डैड उस अटैक के लिए चले गए थे, इस वजह से इस आग के बारे में कभी बाद में बात नहीं हुई। ये सुनकर मैं थोड़ा शांत होता है और कहने लगता है चलो बढ़िया है, इस एक्सप्लोजन के अंदर कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। तभी लाइब्रेरियन थोड़ी डरते हुए मिंग से पूछती है क्या मैं आपकी किसी और तरह से मदद कर सकती हूँ? मिंग सोचने लगता है मुझे याद है 7 जून ये वही तारीख है
जिस दिन मैं रिबॉर्न हुआ था, यानी कि इसका मतलब मेरा रिबॉर्न होना केवल एक इकलौती घटना नहीं थी। क्या किसी तरह से ऐसा हो सकता है मेरा रिबॉर्न होना, यहाँ पर एक्सप्लोजन होना, ये दोनों चीजें किस तरह से कनेक्टेड हो और इस बारे में मुझे पता ही ना हो। इसके बाद में मिंग और लावन उस टावर में से बाहर निकल जाते हैं। लावन मिंग से कहता है तुम्हें ज्यादा सर झुकाने की या फिर निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कहीं और से मिल जाएगी। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ही, वो सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे मिंग, अपने जिस दोस्त के बारे में तुम बात कर रहे थे, क्या वो एक लड़की है? मिंग इसके लिए साफ ना कर देता है। लावन कहता है अब तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मेरे को सच बता सकते हो। लावन की बात सुनकर मिंग बहाना बना देता है। वो कहता है तुम्हें किसे पता पड़ा वो एक लड़की है? मिंग की बात पर लावन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और हंसते हुए वहां चला जाता है। लावन के जाने के बाद में मिंग भी एक बिस्म चढ़ जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो सोचता है मुझे उस आग के सिंबल के बारे में कुछ पता नहीं चला है, अगर मुझे ये पता नहीं चला तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और वहीं अगर मुझे तब पता चल गया तो मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को एक ही बार में सॉल्व कर सकता हूँ। कई सारी प्रॉब्लम्स का ये केवल एक सॉल्यूशन है। वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसको जल्दी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे सॉल्व होती जाएगी। अब मुझे बिल्कुल भी इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास में एक और टारगेट है, अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने का। एग्ज़ाम बस शुरू होने वाला है, मुझे इसके लिए भी तैयारी करनी है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हमें 3 दिन बाद में ड्रैगन सिटी के नॉर्थ साइड दिखाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे मोस्टर होते हैं। इस जगह को स्पेशली मोस्टर के लिए रखा गया है। मोस्टर्स को यहाँ पर पूरी तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है। मोस्टर्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और एक दूसरे को ही खाते रहते हैं। एक दूसरे को खाकर ही इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। इस जगह पर कई सारे ताकतवर मोस्टर रहते हैं। स्टूडेंट्स को या फिर सुपर बिंग को किसी स्पेशल तरह की ट्रेनिंग करनी होती है, तब वो इसी जगह पर आते हैं, मोस्टर फाइट करते हैं और अपनी ट्रेनिंग्स को और नए स्किल्स को उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। मिंग का जो एग्जाम होने वाला है वो भी यहीं पे ही है। फिर हम देखते हैं एक एरिया के अंदर बहुत सारी फायरिंग हो रही है। ये फायरिंग सीधे जाकर एक मोस्टर की पड़ती है, जिससे उस मोस्टर के चित्र उड़ जाते हैं। इन फायरिंग्स को कुछ बड़े बड़े बलून से किया जा रहा होता है। इस एरिया में बहुत सारे बलून्स हैं जो कि एक लाइन से चल रहे हैं और कहीं पे जा रहे हैं। ये बलून्स लगातार फायरिंग करते रह रहे हैं। आसपास काफ़ी सारे मोस्टर्स हैं और मोस्टर लगातार मरते जा रहे हैं इन बलून्स की फायरिंग कारण। इन बलून्स के अंदर मिंग और उसके साथ के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। इस टाइम पर मिंग के बगल में फैंग बैठा हुआ है। फैंग बाहर की तरफ झाँकता है और कहता है मिंग जल्दी से बाहर देखो, बाहर कितने सारे और कितने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। मुझे यकीन है इस एरिया को तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। मिंग कहता है हाँ काफ़ी अच्छा है। मिंग ही कहता तो है लेकिन उस तरफ एक बार भी देखता भी नहीं है। वो केवल अपने अलग ही काम में लगा रहता है। मिंग इस टाइम पर एक मैप में देख रहा होता है। मिंग उस मैप में देखते ही सोचता है मेरे पास में टाइम काफ़ी कम है, मुझे जल्दी सब कुछ पता लगाना है। तभी मिंग फैंग से कहता है हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद देखते हैं वो बलून इस टाइम पर एक बंकर के ऊपर उठ रहा होता है और धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। उस बलून से नीचे की साइड में कुछ रस्सी डाल दी जाती है। रस्सी की मदद से स्टूडेंट्स नीचे उतरने लगते हैं। जब सारे स्टूडेंट नीचे उतर जाते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्टर्स चिल्लाए कहते हैं जल्दी से मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स वहाँ पर और स्पोर्ट्स कोर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। फिर ऐसा ही होता है, सभी स्टूडेंट 2 ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। उन सभी स्टूडेंट से खड़े होने के बाद में आसपास में कुछ मशीन गन्स वगैरह होती है, उन्हें तेजी से फायर करना शुरू कर दिया जाता है। ये देख ग्रिफिन कहती है इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी है। फिर ग्रिफिन उन सारे स्टूडेंट से कहती है जल्दी से सब के सब मेरे पीछे पीछे आओ, कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा। ये कहते हुए ग्रिफिन उन सभी को एक दूसरे हॉल में ले जाती है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। उस हॉल के अंदर सबसे पहले काफ़ी सारे सुपर बींग्स की तस्वीर दिखाई देती है। सभी स्टूडेंट्स को वो सुपर बींग्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मिंग भी इन सुपर बींग्स को जानता है। मिंग जब पहले सुपर बींग देखता है वो सोचने लगता है ये सुपर बींग उन सुपर बींग्स में से एक है जो कि सबसे पहले फाइट करते थे। ये फ्रंट लाइन के बींग्स है जो कि एक आर्मर की तरह थे। जब तक ये आगे डटे रहते थे तो किसी भी मॉन्स्टर के अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि वो पीछे वाले किसी के ऊपर भी अटैक कर सके। इसके बाद में मिंग को एक दूसरा सुपर बींग दिखाई देता है। मिंग से देखता है और सोचता है इससे भी मैं जानता हूँ। इस सुपर बींग को एक हाई अथॉरिटी से एक बहुत शानदार ऑफर आया था लेकिन इसने उसे मना कर दिया। इसका कहना था ये किसी भी ऑफर को सिलेक्ट नहीं करेगा, ये लोगों के बीच में रहना चाहता है, जो कि किसी भी हाई ऑफर को सिलेक्ट करने के बाद में नहीं किया जा सकता। ये सुपर बींग इतना ज़्यादा शानदार है कि कई सारे स्टूडेंट इसके फैन हैं, जिनमें से मिंग भी एक है। इसके बाद मिंग उस सुपर बींग के पोस्टर के पास में आता है और उसे गले लगा लेता है और फिर कहने लगता है ये मेरा आइडल है।
तभी ग्रिफिन वहाँ पे आती है, मिंग को उसके कारण से पकड़ती है और घसीटते हुए वहाँ से लेके जाने लगती है। वो वहाँ से सीधे एक काउंटर पे पहुँचता है जहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन होती है। ग्रिफिन उस काउंटर के ऊपर बैठे हुए आदमी से बात करने लगती है। मिंग सोचने लगता है, ये सुपर बीइंग जिसे मैंने अभी देखा और जो कि मेरे आइडल भी है, उनके बारे में मैं पिछली लाइफ के अंदर ज़्यादा नहीं जानता था। मेरी पूरी पिछली लाइफ के अंदर मैंने एक बार भी इस जगह पर उनका कोई पोस्टर नहीं देखा और अभी मैं उसे देख पा रहा हूँ। क्या कारण हो सकता है कि उनके पोस्टर को यहाँ से हटा दिया गया? क्या ये ऐसा हो सकता है कि किसी वॉर के कारण उनके पोस्टर को यहाँ से हटाकर कहीं और रखा गया हो और किसी को बताया नहीं गया हो? मेरे आइडल, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं किसी को भी आपको भूलने नहीं दूंगा। हर कोई हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखेगा। मिंग ये कह रहा होता है, तभी फैंग मिंग के पास में आता है और उससे कहता है, मिंग चलो यहाँ से चलते हैं। टीचर ग्रिफिन ने हम सभी को कैफेटेरिया में बुलाया है। बहुत बड़ा कैफेटेरिया हम सबके लिए बुक किया गया है। वहाँ पे हम कुछ खाना खाएंगे और साथ में बाकी स्कूल्स के भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनसे भी मिलेंगे। मिंग इसके लिए हक देता है। इसके बाद में वो दोनों कैफेटेरिया पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के मिंग दिखता है वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती है वो सब की सब मिंग को बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रही होती है। मिंग सोचता है ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेरे को इस तरह से क्यों घूर रही है। तभी फैंग मिंग के पास में आता है और उससे कहता है, मिंग ये सब कुछ तुम्हारी हरकत के कारण है। मेरा एक दोस्त है जिसने इन सभी को तुम्हारी हरकत के बारे में, जिसमें तुम एक हॉस्टल के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे, उसके बारे में बता दिया है। इसी वजह से ये सारी लड़कियां तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मिंग कहता है इस सबको इग्नोर करो, मेरे को लिमिट टाइप फ्लो स्किल आती है, मैं उसे सब लोगों को सिखाना चाहता हूँ। क्या तुम भी उसे सीखना चाहोगे? मैं तुम्हें उसे फ्री में सिखा दूंगा। फैंग कहता है टॉपिक चेंज मत करो, अभी इसी बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बात करना अभी ज़्यादा जरूरी है। फैंग ये कह रहा होता है तभी एक लड़की मिंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। एक टीचर उस लड़की को रोक देती है। वो लड़की कहती है प्लीज़ मुझे मत रोको, मेरे को इस लड़के को मारना है। ये लड़का बहुत ज़्यादा घटिया है, इसने हॉस्टल में घुसकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशान किया है। टीचर कहने लगती है हॉस्टल या फिर तुम्हारे स्कूल के मसले यहाँ पर नहीं सुलझाए जाएंगे। कोई भी यहाँ पर हमारी परमिशन के बिना किसी से फाइट नहीं कर सकता है। मिंग कहने लगता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस समय ये लड़कियाँ ही इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही है। जो मैंने किया था वो तो एक चैलेंज फाइट थी जिसके अंदर मुझे जितने सारे लड़कों के साथ में फाइट करनी थी। मैंने केवल अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और उस तरह से अटैक किया। इसमें इतना ज़्यादा गुस्सा होने वाला क्या है? मिंग ही कह रहा होता है। तभी अचानक से उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। मिंग पीछे मुड़कर देखता है, पीछे ये लड़का खड़ा है। ये मिंग का बहुत अच्छा दोस्त है। ये मिंग को देखते ही रोने लगता है। अब यहीं पर वीडियो को पॉज कर लो और अभी के अभी जिसको पहली बार देख के पता पड़ गया ये बंदा कौन है वो कमेंट में बताओ। मिंग उस लड़के को देखता है और कहता है तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मिंग जब उस ट्रेंड को थोड़ा ठीक तरह से देखता है तब उसे पता पड़ता है ये जूफिक्स है। जूफिक्स मिंग को कस के गले लगा लेता है। मिंग कहता है जूफिक्स तुम इतने पतले कैसे हो गए, बहुत हट्टे कट्टे और ताकतवर लग रहे हो और तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। मिलिट्री स्कूल के अंदर ज्वाइन हो गए और एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। जूफिक्स कहता है तुम्हें पता है मेरे को अपनी हीरोइक स्पिरिट मिल गई है और साथ ही मैं एक हीरोइक मैसेंजर बन गया हूँ। मिंग कहता है ये सब कैसे हुआ? ये कहते हुए मिंग जूफिक्स की बॉडी को टच करने लगता है और सोचने लगता है क्या ये बॉडी नकली है? फिर मिंग जूफिक्स से ही पूछ लेता है ये बॉडी तुम्हारी असली है ना? जूफिक्स कहता है हाँ बिल्कुल असली है, तुम जानते नहीं हो मैंने कितनी मेहनत की है। जब मैं मिलिट्री स्कूल के साथ ज्वाइन हुआ था अपने वजन और फैट की वजह से सबसे ज़्यादा पीछे रह जाता था। हमारी रेस होती थी जिसमें मैं बड़े बड़े वजन को अपनी पीठ पर डालकर भागना होता था। मैं हर बार उसमें हमेशा पीछे रह जाता था। इसी वजह से टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। हमारी मिलिट्री टीचर बहुत ज़्यादा टफ थी। जब उन्होंने मुझे देखा तब तो वो मेरे पीछे ही पड़ गई। वो मेरे को बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराती थी। उन्होंने मेरे पीछे पड़ के मेरा वजन इतना ज़्यादा कम कर दिया। जैसे मेरी ट्रेनिंग आगे बढ़ी मुझे एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया गया जो था हीरोइक स्पिरिट मैसेंजर्स का। इस ग्रुप के अंदर एक भी लड़की नहीं है। इसी वजह से जिस दिन मैं इस ग्रुप के अंदर ऐड हुआ था उसी दिन मैं इस ग्रुप को छोड़ देना चाहता था। मैंने कई टीचर्स के साथ जाके रिक्वेस्ट की लेकिन उनमें से एक ने भी मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। जिस पर मिंग कहता है जूफिक्स तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, तुम्हारे शरीर के अलावा तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन फिर भी मैंने जिस तरह से करके डिपार्टमेंट चेंजिंग के लिए एक एप्लीकेशन भेज दी है, मुझे यकीन है मेरा डिपार्टमेंट बदल दिया जाएगा और उसके अंदर कम से कम एक लड़की तो होगी। मिंग जूफिक्स से ये चमत्कार कैसे हुआ इस सब के बारे में पूछने लगता है। जूफिक्स बताता है ये सब कुछ एक लड़की के कारण हुआ है। जब भी मैं ट्रेनिंग करता था तब वो मुझे देखती थी लेकिन उसके चेहरे के ऊपर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं होते थे। तब मैंने डिसाइड किया मैं तब तक भागूंगा और तब तक ट्रेनिंग करूंगा जब तक वो खुद मुझे आके नहीं रोकेगी।
इसी उम्मीद में मैंने भागना शुरू किया। मैंने भागते हुए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि जब इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आएंगे तभी कैसा मुंह बनाएगी। जैसे ही मैंने इमेजिन किया मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गई। मैंने फिर से पूरी तेज रफ्तार में भागना शुरू किया। मिंग कहता है, क्या सच में ऐसा हुआ था? तुम कितना टाइम तक दौड़ पाए? 100 किलोमीटर। जूफिक्स कहता है, 100 नहीं, उससे भी ज़्यादा, 120 किलोमीटर। मैं तो इससे भी ज़्यादा भागने वाला था, लेकिन वो ही मुझे रोकने के लिए आ गई। अगर वो उस टाइम पर मुझे रोकने के लिए नहीं आती तो मैं और बहुत दूर तक भागता जाता। तुम्हें पता है, जब मैं 120 किलोमीटर भागा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने मेडिकल टीम भी बुला ली थी। और मेरे इसी स्टंट के बाद में 2 काम हुए। मैंने उस लड़की को इम्प्रेस कर लिया और साथ में हीरोइक स्पिरिट डिपार्टमेंट के अंदर भी मुझे ले लिया गया। चिकेनिगन जूफिक्स एक हीरो की तरह हंसने लगता है। मिंग कहता है, बहुत अच्छी जूफिक्स, तुम्हारी कहानी बहुत शानदार है। भले ही कारण कोई भी हो, तुमने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए हो। मिंग कहता है, लेकिन अभी भी एक बात है, तुम अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे और तुम मुझसे कह रहे थे तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है लेकिन कुछ चीज़ें खराब है। इस सब का क्या मतलब है? जूफिक्स कहता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मिंग कहता है, तो थोड़ा छोटा करके बताओ। जूफिक्स कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोटा करके बताता हूँ। मैंने तुम्हें बताया मेरे पास में हीरोइक स्पिरिट है और साथ ही में मैं हीरोइक स्पिरिट डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन भी हो चुका हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पावर काफ़ी ज़्यादा कम है। मेरे पास में कुछ खास स्किल्स भी नहीं है। हीरोइक स्पिरिट के अंदर जो बाकी के लोग हैं वो सबके सब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। मेरी पावर उनके कंपेरिजन में कम है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। बाकी के जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनसे कंपेरिजन में मेरी पावर ज़्यादा है। लेकिन हमारी एक स्क्वाड लीडर है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उनकी वजह से मुझे कई बार खतरनाक मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है और कई बार बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। लेकिन तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ही टाइम में उस स्क्वाड लीडर के लिए भी कोई ना कोई इलाज निकाल लूंगा। उसके बाद में वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहते हुए जूफिक्स हंसने लगता है। तो मिंग जूफिक्स से कहता है, तुम अभी अपने स्क्वाड लीडर से बात कर रहे थे। मेरे को तुम्हारे पीछे एक लड़की दिखाई दे रही है। क्या यही है तुम्हारे स्क्वाड लीडर? ये सुनकर जूफिक्स थोड़ा घबरा जाता है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। जूफिक्स जैसे पीछे मुड़ता है, पीछे की साइड से एक चीज सीधा आकर उसके सीने में पड़ती है, जिसके पड़ते ही जूफिक्स टेबलों को तोड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है। फिर जूफिक्स खड़ा होता है और कहता है, मैंने अपने हार मान ली है। हमारे बीच में एक रेस लगी थी जिसके अंदर मुझे 100 किलोमीटर भागना था और अपने कंधों के ऊपर 300 किलो का वजन उठा के रखना था। मैं ये नहीं कर पाया, तुम जीती। अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। स्क्वाड लीडर कहती है, नहीं, मैं भी कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर तो सजा देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक मिशन जो कि हम दोनों को मिला था, हम दोनों को उसे साथ में ख़त्म करना था। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है, उस मिशन के अंदर मैं तुम्हें अपने साथ में लेके नहीं जाऊँगी। उस मिशन को मैं अकेले कंप्लीट करने वाली हूँ। तुम आराम से बैठ सकते हो। जूफिक्स कहता है, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मिशन हम दोनों को मिला है तो हम दोनों इसे कंप्लीट करेंगे। मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ में इस मिशन में चलूंगा। जूफिक्स ये बात सुनकर मिंग बहुत खुश हो रहा होता है। मिंग जूफिक्स से कहता है, जूफिक्स बहुत अच्छे, तुम बहुत बहादुर हो गए हो। स्क्वाड लीडर कहती है, इस मिशन के अंदर हमें एक 3 आई मॉन्स्टर को मारना है, जिसे रात के समय मारना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अगर इस मिशन के अंदर मैं अकेले जाऊंगी तो ये काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकता है। हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मैं इस मिशन को सही तरह से करूंगी और अकेले करूंगी तो ही ये कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में जो भी रिसोर्स मिलेंगे वो हम दोनों बराबर बराबर आधा आधा बांट लेंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सारा काम मैं करूंगी, रिवॉर्ड बराबर बढ़ जाएगा। तो भी जूफिक्स थोड़ा गुस्सा आता है। जूफिक्स अपना हाथ उस स्क्वाड लीडर के कंधे पर रख देता है और उसे कहता है, मेरे हाथ देखो, देखो इनके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी लगता है मैं कमज़ोर हूँ? मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं किसी से भी फाइट कर सकता हूँ। तुम बस थोड़ा टाइम रुको, मेरी हीरो की स्पिरिट इतनी ताकतवर हो जाएगी कि मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। वेलकरी, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा समझने लगी हो। जूफिक्स की बात सुनकर स्क्वाड लीडर मिंग की तरफ दिखने लगती है और उसे कहती है, तुम जूफिक्स के दोस्त हो ना, तुम इसे समझाओ कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, इसको यहीं पे रुकना चाहिए। तभी एकदम से स्क्वाड लीडर मिंग को थोड़ा गौर से देखती है और मिंग को पहचान देती है और कहती है, तुम तो मिंग हो ना, जिसने मार्शल आर्ट कोर्स लिया है और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। मिंग कहता है, हाँ आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ, मेरा नाम ही है मिंग चाओ। ये सुनते ही उस स्क्वाड लीडर का मूड खराब हो जाता है। वो चलते वहाँ जाने लगती है और सोचती है, मुझे तो लगा था जूफिक्स ही ऐसा है, लेकिन इसके तो सारे दोस्त ही बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि इसके दोस्त तो इससे भी ज़्यादा घटिया हैं।
तभी मिंग जूफिक्स से पूछता है, जूफिक्स ये सब क्या हो रहा है, ये ऐसे चिढ़ क्यों गई। जूफिक्स कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ती हुई आ रही है, तुम्हारी हरकतों के बारे में सबको पता चल चुका है। यहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मिंग कहता है, हरकतें मतलब क्या। जूफिक्स कहता है, तुम्हारे बारे में अफवाह फैली हुई है कि तुम ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पर किसी भी लड़के को जाना अलाउ नहीं होता है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण लड़कियां तो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज है, लेकिन कुछ लड़के हैं जिनके बीच में तुम थोड़े से फेमस हो गए हो, वो सब भी ये जानना चाहते हैं तुम ये सब कर कैसे लेते हो। ये सुनकर मिंग बहुत खुश हो जाता है। मिंग कहता है, क्या सच में वो सब जानना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो फिर ठीक है, अब मेरे पास में एक शानदार प्लान है। जो भी उनकी गलतफहमी है इसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा और उन्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो कि उनके और मेरे दोनों के काम आएगा। इसके बाद में थोड़ी शाम हो जाती है। हम मिंग को देखते हैं। मिंग काफ़ी सारा खाना लेकर अपने टेंट की तरफ जा रहा होता है। मिंग चलते हुए सोचता है, मैंने इस खाने के लिए बहुत सारे मोस्टर कॉइन्स खर्च किए हैं। ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे जल्दी जल्दी कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले। मुझे थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत है ताकि उनकी मदद से मैं किसी ऐसे स्किल को सीख सकूं जिसकी मदद से मैं जूफिक्स की मदद कर सकूं। ये सोचते हुए मिंग अपने टेंट के अंदर पहुंच जाता है, उस खाने को उठाता है और फिर रोते हुए कहता है, जूफिक्स ये सब कुछ मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। इसके बाद मिंग काफ़ी तेजी से उस सारे खाने को खाना शुरू करता है और साथ ही साथ मिंग कुछ नई नई स्किल्स को भी सीखता है, जैसे कि मोस्टर फिस्ट अटैक, फिस्ट पंच और इसके अलावा और भी 2-3। कुछ ही देर में मिंग का वो खाना खत्म होता है। इसके बाद मिंग अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में मैं ऐसे ही एक कैंप के अंदर आया था। उस टाइम पर मेरी यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अलग थी, लेकिन उस टाइम पर मैंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। अब जब मैं रेड ड्रैगन आर्मी की असली यूनिफॉर्म देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं पता नहीं उस टाइम पे कहीं चला गया था। अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके लिए मैं काम करता था। मुझे भी जितना याद है वो सामने की तरफ जो आदमी था उसकी बॉडी के ऊपर एक टैटू था, स्कल टैटू। उसी से मुझे पता लगाना है उस टाइम पर मैं कहाँ गया था। वैसे अभी तो मुझे नहीं पता है इस टैटू का मतलब क्या है। मिंगी सोच रहा होता है, तभी उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर अपने आंखों के सामने एक सूर जैसा कुछ दिखाई देता है। उस सूअर के मुंह को देखकर मिंग एकदम से बहुत डर जाता है। वो विचित्र उछलता है और फिर देखता है वहाँ पे सूअर नहीं है, केवल एक सूअर का मुंह है और उसके पीछे एक लड़की खड़ी है और ये वही जंगली लड़की है जिसको मिंग एक बार हरा चुका है। इस लड़की का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये जंगली लड़की मिंग से पूछती है, मिंग तुम क्या कर रहे हो, और ये एक सूअर का मुंह ही तो है, तुम इससे इतना क्यों डर गए। मिंग कहता है, क्या ये असली मुंह है। जंगली लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल असली है, ये तो जंगल का कानून है, हम जितने ताकतवर अपोनेंट को मारेंगे उतने ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे। इस सूअर को भी मैंने मारा है, इसकी पूरी बॉडी तो मैं खा चुकी हूँ, बस इसका ये मुंह ही बचा है। तुमने मुझे एक बार हराया है इसलिए मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम चाहो तो इसे खा सकते हो। ये सुनकर मिंग अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है इसका फिर से शुरू हो गया। थोड़ी सी शाम होने पर मिंग अपने कैंप से बाहर निकलता है जहाँ पे सामने की तरफ सभी स्टूडेंट्स की एक गैदरिंग की गई है। उस जगह पर मिंग के स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के और भी कुछ स्कूल्स के स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसे मिंग वहाँ पहुँचता है, एक स्टूडेंट जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ ये मिंग के पास में आके कहता है, यहाँ पर कुछ भी पंगा मत करना, ये मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत खतरनाक है, ये थोड़े से गुंडे टाइप के हैं। मिंग कहता है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहते हुए मिंग उस हॉल के बीच में आता है और फिर उन सभी स्टूडेंट से कहने लगता है, मेरा नाम मिंग चाओ है, मुझे एक नई फाइटिंग टेक्निक आती है जो कि मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूँ। अगर कोई भी सुनने में इंटरेस्टेड है और सीखना चाहता है तो प्लीज़ यहाँ आ जाए। मिंग की इस बात को सुनकर मिलिट्री स्कूल का एक स्टूडेंट मिंग से कहने लगता है, तुमसे हमें कोई भी टेक्निक नहीं सीखनी, तुम बस हमें एक चीज़ सिखाओ कि किस तरह से लड़कियों के हॉस्टल के अंदर घुसा जाता है। तुम अपनी टेक्निक के लिए नहीं, लड़कियों के हॉस्टल में घुसने के लिए फेमस हो। तुमने जो वो हरकत की थी उसके बारे में सबको पता चल चुका है। ये सुनकर मिंग थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और फिर उन सभी स्टूडेंट से कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम सभी के पास में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं किसी के सामने कुछ भी जस्टिफाई करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। मेरे पास में एक शानदार फाइटिंग स्किल है जो मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। इसे सीखने से तुम सभी को फायदा होगा और तुम सभी से पूरे वर्ल्ड को, अगर कोई भी सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो आगे आ जाए। ये सुनकर मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट बोलता है, तुम्हारी स्किल इतनी अच्छी है तो मेरे सामने प्रूफ करो। तुमने कह तो दिया तुम्हारी स्किल अच्छी है, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे, मुझसे फाइट करो और फिर मुझे बताओ तुम कितने ताकतवर हो। ये सुनते ही मिंग इसके लिए मान जाता है। मिंग अपने कपड़े उतारने लगता है। वो स्टूडेंट बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे इस तरह कोई भी स्किल नहीं सीखनी है, तुम तो बहुत ही घटिया हो। मिंग कहता है, हर जगह गंदी सोच मत घुसेड़ो, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, हम फिदरों फाइट करते हैं,
उसके बाद डिसाइड हो जाएगा मेरी स्किल कितनी शानदार है। ये सुनकर मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट मान जाता है, वो भी अपने कपड़े उतार देता है। इसके बाद में मिंग और उस स्टूडेंट के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। मिंग फाइटिंग के पोज में होता है, जो कि एक मिलिट्री पंचिंग फोर्स है, जिसे आसपास खड़े हुए स्टूडेंट पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं इस लड़के को इस पोजीशन के बारे में कैसे पता है। मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट बोलता है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इस पोजीशन के बारे में पता है, फर्क इससे पड़ता है तुम कितने ताकतवर हो। मेरी पावर को सहन करो और कोशिश करो मेरे इस एक अटैक को तुम सर्वाइव कर पाओ। यही कहते हुए वो स्टूडेंट आगे बढ़कर मिंग के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। मिंग बिल्कुल भी इस अटैक से घबराता नहीं है। मिंग खड़े खड़े ही अपने एक हाथ का यूज करके उस अटैक को रोक देता है और जिस हाथ से उस स्टूडेंट ने मिंग के ऊपर अटैक किया होता है उसी हाथ के ऊपर अपने दूसरे हाथ से एक जोर से मुक्का मार देता है। इससे भी वो स्टूडेंट रुकता नहीं है। वो स्टूडेंट अपने घुटने से मिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मिंग इस वाले अटैक को भी बड़ी सेंस रोक देता है। केवल एक के हाथ से उस पाँव को पकड़ लेता है और फिर दूसरे हाथ से उस स्टूडेंट के पेट के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है और इसी मुक्के के साथ में ये फाइट खत्म हो जाती है। मिंग इस फाइट में जीत जाता है। जिससे ये वाला स्टूडेंट हटता है, मिलिट्री स्कूल का एक दूसरा स्टूडेंट चिल्ला के मिंग से कहता है अब मैं तुमसे फाइट करता हूँ। यही कहते हुए वो आगे आ जाता है और मिंग के ऊपर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। मिंग इस अटैक को भी बड़ी तरह से ब्लॉक करता है। वो स्टूडेंट अभी भी नहीं रुकता, वो लगातार मिंग के ऊपर 3-4 अटैक और करता है। मिंग बड़ी आसानी से इन सभी अटैक्स को ब्लॉक करता है और फिर उस स्टूडेंट के पेट के ऊपर केवल एक ही मुक्का मारता है और उस एक ही मुक्के में इस फाइट को भी खत्म कर देता है। इस तरह से दोनों स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है। आसपास जो बाकी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं वो चौंक जाते हैं। वो सब मिंग से कहने लगते हैं तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा शानदार है। मिंग कहता है इसका नाम है एक्सट्रीम फ्लो, मैं तुम सभी को ये सिखा सकता हूँ। अगर अभी भी इस स्किल को देखने के बाद में कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आगे आ सकता है, मुझसे फाइट कर सकता है। ये चैलेंज सभी के लिए है, मिलिट्री हाई स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर किसी को फाइट करनी है तो वो आगे आ जाए। मिंग की इस बात को सुनकर मिंग का दोस्त जूफिक्स आगे बढ़ता है और फिर मिंग से कहने लगता है तुमने मिलिट्री हाई स्कूल को चैलेंज किया है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मिंग कहता है जूफिक्स तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ये स्किल कितनी अच्छी है, हम दोनों आपस में फाइट क्यों करेंगे। जूफिक्स कहता है तुमने मिलिट्री हाई स्कूल को चैलेंज किया है, अब तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही होगी। अब तुम कुछ भी मत सोचो, तुमने चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब फाइट करते हैं। ये सुनकर मिंग कहता है ठीक है तुम इतना ही कह रहे हो तो फाइट शुरू करते हैं। मिंग अपनी सारी वेसल्स को एक्टिवेट करता है। मिंग की बॉडी चमकने लगती है। वहीं जूफिक्स भी अपनी स्किल को यूज करता है जिससे उसे के पीछे की साइड में एक ओरा दिखाई देता है। इसके बाद में जूफिक्स मिंग के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है जिसे मिंग बड़ी आसानी से केवल एक हाथ से ब्लॉक कर देता है और फिर दूसरे हाथ से जूफिक्स को मुक्का मारता है। जूफिक्स के पास में बहुत ज्यादा पावर होती है। जूफिक्स बड़ी आसानी से दूसरे हाथ से मिंग के उस हाथ को पकड़ लेता है और फिर जोर जोर से उसे घुमाने लगता है और फिर अच्छी खासी स्पीड में पहुंचने के बाद में मिंग को छोड़ देता है जिससे मिंग जमीन पे गिरने लगता है। जूफिक्स यहाँ पे भी नहीं रुकता, जूफिक्स गिरते हुए मिंग के ऊपर ही एक लात मारने लगता है। इसी टाइम पर मिंग खुद को संभालता है और अपने पाँव को यूज करके उस ट्रैक को भी रोकता है और वैसे ही तेज रफ्तार में घूमते हुए जूफिक्स के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। जूफिक्स भी सेम ऐसा ही करता है, दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकरा देते हैं। मिंग और जूफिक्स दोनों के अटैक की पावर बिल्कुल बराबर होती है, दोनों एक दूसरे दूर कूद जाते हैं और वापस से एक दूसरे को मुक्का मारना और एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। मिंग जूफिक्स से कहता है जूफिक्स ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कितनी अच्छी स्किल तुम सभी को सिखाना चाहता हूँ, तुम्हें तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए। जूफिक्स कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट ही कर रहा हूँ, मेरे ग्रुप के कोई भी स्टूडेंट तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे जब तक तुम उन्हें दिखाओगे नहीं। इसका एक ही तरीका है, तुम मुझसे फाइट करो और इन सभी के सामने प्रूव कर दो तुम्हारी स्किल शानदार है, इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। मिंग कहता है तुम इसे इस तरह से करना चाहते हो, ठीक है फिर इसे ऐसे ही करते हैं। ये कहने का मिंग जोर से घूमकर जूफिक्स के पीछे की साइड में होता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है और फिर उसे गर्दन को दबाते हुए उसे कहने लगता है हार मान लो, मैं इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। जूफिक्स कहता है तो फिर तुम खुद ही हार मान लो, फाइट रुक जाएगी। यही कहते हुए जूफिक्स भी अपनी गर्दन को छुड़ाता है, जोर से घूमता है, मिंग के बीच आकर एक जोर से मुक्का मार देता है। मिंग जूफिक्स के इस अटैक को बड़ी सेंस देख लेता है और उछल के जूफिक्स के इस अटैक को भी डॉच कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जूफिक्स के पास में एक प्लस पॉइंट होता है, जूफिक्स ने मिंग के हाथों पकड़ रखा होता है जिस वजह से मिंग जूफिक्स से दूर नहीं आ पाता। मिंग घूम के जूफिक्स के पीछे की साइड आ जाता है और जूफिक्स कहने लगता है तुम काफी फास्ट हो गए हो। जूफिक्स कहता है मैंने काफी ट्रेनिंग की है, उसी ट्रेनिंग का ये असर है, मुझे मेरी हीरोइक स्पिरिट के कारण काफी ज्यादा पावर मिलती है। मिंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें तुम्हारी हीरोइक स्पिरिट के कारण पावर नहीं मिलती। हीरोइक स्पिरिट केवल एक सब्सटेंस की तरह है जिसे तुम अपनी बॉडी से यूज करते हो, तुम्हें इसे समझना होगा, मिलिट्री केवल इसे यूज कर रही है। तभी जूफिक्स मिंग को चुप करा देता है और उसे कहता है मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कहते हुए जूफिक्स मिंग को पकड़कर जोर से उछाल देता है और जमीन पर गिराने लगता है। मिंग बिल्कुल एंड टाइम पर खुद को संभालता है और बिल्कुल सही तरह से पैरों के ऊपर लैंड होता है और फिर जल्दी से जूफिक्स कहता है इस फाइट को रोक दो, मुझे आगे तुमसे फाइट नहीं करनी है।
मैं यहाँ पर बिल्कुल भी किसी से फाइट करने के लिए नहीं आया था। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ जो कि मैं लड़के नहीं सिखा सकता। अब मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे अच्छी तरह सुनना। ये कहने का तुम्हें एक प्रोजेक्टर ऑन करता है जिसमें एक मॉन्स्टर की फोटो दिखाई देती है। मिंग कहता है ये एक स्पेशल मॉन्स्टर है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे थे। ये फॉग के अंदर होता है। कई बार हीरोज को सामना इस मॉन्स्टर में हुआ है। ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। इस मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने में हमेशा केवल एक ही दिक्कत आती है, हमारे जो हीरोज है वो अपने फुल स्ट्रेंथ को एक ही बार में यूज कर देते हैं। वो बड़े बड़े अटैक्स को फाइट में यूज करते हैं, जो कि कुछ जगहों पे सही रहता है। मॉन्स्टर्स के ऊपर एक खतरनाक अटैक करो और वो मॉन्स्टर मर जाएगा। लेकिन इस मॉन्स्टर के केस में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये मॉन्स्टर उस अटैक को सर्वाइव कर जाए और उसके बाद में दोबारा से घूमकर हंटर्स के ऊपर अटैक कर दे। अब जो कि हंटर्स ने अपने फुल फोर्स को यूज कर दिया होता है, इसलिए कुछ मिनट तक वो अपनी बॉडी को कूल डाउन करने में लगा देते हैं। उस टाइम पर वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। यही कारण होता है कि ये मॉन्स्टर बड़ी संख्या से हंटर्स का शिकार कर जाते हैं। अब तुम सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलिट्री स्टूडेंट्स बोलते हैं ये हमें समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है हमें 2-3 लोगों को एक साथ भेजना चाहिए ताकि अगर एक कूल डाउन लगने लगे तो उसी टाइम पर दूसरा अटैक कर दे, और जब दूसरा कूल डाउन हो तब तीसरा। जब तक तीसरा कूल डाउन खत्म होगा तब तक पहला भी शुरू हो चुका होगा। इस तरह से एक डिफेंसिव बिल्ड रहेगा। मिंग कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये करना बिल्कुल गलत तरीका है। जब बड़ी फाइट होती है तब इस तरह की स्ट्रेटेजीज बिल्कुल भी काम नहीं करती। अधिकतर टाइम ऐसा ही होता है जब मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हो उस टाइम पर हम अकेले ही होते हैं और जो करना है वो अकेले ही करना होता है। इसलिए सबसे जरूरी है हर समय आपका अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहे। इसी कूलडाउन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया तरीका खोजा है जो कि है एक्सट्रीम फ्लो। इसके अंदर हम फुल फोर्स को एक बार में यूज नहीं करते, हम थोड़ा थोड़ा करके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। कई सारे अटैक करते हैं। इन कई सारे अटैक्स की पावर एक बार में किए गए अटैक से बहुत ज्यादा होती है, और इसके बावजूद भी हंटर के पास में इतनी पावर बची होती है कि वो मूव कर सकता है। उसे अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ता। इस टेक्निक को हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जियान बू ने खोजा है। ये टेक्निक ही हमारे वर्ल्ड का आगे का फ्यूचर है। इसके बेसिस पर ही हम मोस्ट के अंदर फाइट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी सभी लोगों को इस स्किल के बारे में पता चले जिससे हमारा डिफेंस ज़्यादा मजबूत हो सके। मुझे पता है अभी भी आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको इस टेक्निक के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन उन्हें मैं प्रूफ करने के लिए 3 दिन के बाद में जो साइट मिशन शुरू होने वाला है वहाँ पर अपनी पावर को यूज करके प्रूफ करूंगा। मुझे यकीन है उसे देखने के बाद में सभी को विश्वास हो जाएगा एक्सट्रीम फ्लो कितना ज़्यादा शानदार है और इसका यूज करना कितना ज़्यादा जरूरी है। मिंग के इतना कहने के साथ ही एक एरिया के ऊपर मॉन्स्टर्स का काफी ज्यादा बड़ा अटैक हो गया है। ये एरिया शहर के बीच में नहीं है, एकदम शहर के बॉर्डर पर है जहाँ पर कोई भी नहीं है, केवल कुछ मशीनें हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स में फाइट कर रही है। मशीनों के लिए इन मॉन्स्टर्स को मारना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन मशीनों के अंदर कुछ लिमिटेड पावर्स है। लेकिन मॉन्स्टर्स लगातार आते जा रहे हैं। धीरे धीरे पानी के मॉन्स्टर भी इस जगह पर आ रहे हैं। इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि मशीनें कमजोर पड़ना शुरू हो जाए। मॉन्स्टर्स के इस अटैक के बारे में एक टीचर मिंग उसके साथी को बता रही है। वो उन सभी से कहती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन तुम सभी को थोड़ा संभल के लेना होगा। आज तक तुम सभी को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग का अब तुम्हें असर दिखाना है, उन मॉन्स्टर्स के छक्के छुड़ा देना। लेकिन फाइट में जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है तुम्हारे पास में काफी अच्छे वेपन हो। तुम सब खुद से डिसाइड करो कि तुम किस किस तरह के वेपन्स को अपने साथ में लेके जाओगे। और तुम सबके सब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी के अभी इस फाइट के लिए निकलना होगा। टीचर की ये सारी बातें सुनने के बाद में जूफिक्स और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सबके सब अपना अपना आर्मर पहनना शुरू करते हैं। जूफिक्स कहता है ये आर्मर तो काफी शानदार है, इसे पहनने के बाद में काफी ज्यादा पावर फील हो रही है। एक दूसरा बंदा जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ ये कहने लगता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस आर्मर के अंदर काफी अच्छी तरह की रोटेशन मोटर लगाई गई है जिससे इसे पहनने के बावजूद भी पूरी बॉडी ठीक तरह से काम कर रही है। इस आर्मर का हर एक पार्ट 360 डिग्री मूव कर सकता है। इस वजह से इसे पहनने के बाद भी हमारे मूवमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और इसके अलावा हमारे पास में काफी सारे वेपन्स भी आ गए हैं। मिंग कहने लगता है मुझे तो ऐसे आर्मर पसंद ही नहीं है, मुझे तो लगता है बॉडी की जितनी पावर है वही काफी है। इन मॉन्स्टर्स में फाइट करने के लिए बॉडी की पावर ही सबसे बड़ा हथियार होती है, ना कि ये वेपन्स। जूफिक्स कहता है हाँ हम जानते हैं तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत है और तुम्हारे पास में खुद की बॉडी के अंदर ही काफी सारे वेपन्स है जिनका तुम अक्सर यूज करते रहते हो, तो मैं इस आर्मर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात का अच्छे से याद रखना, पिछली बार जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर आसपास में काफी सारे टीचर्स थे, जान का खतरा काफी ज्यादा कम था। लेकिन अब की बार जिस टेस्ट पे हम जा रहे हैं इसमें जान का खतरा हो सकता है। मॉन्स्टर्स पूरी तेजी से तुम पर अटैक करेंगे और पूरी तरह तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। उस टाइम पर हो सकता है कोई भी तुम्हें बचाने ना आए, ये आर्मर ही तुम्हें बचा सकता है। साथ वाला बंदा बोलता है उसे कम मत समझो, वो मिंग चाओ है, तुम्हारा तो बचपन का दोस्त है। उसका दिमाग उसके हाथ पांव से ज्यादा तेज चलता है और उसके हाथ पांव इन वेपन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हम उसकी पावर को किसी भी तरह से अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते।
यही सब बात करते हुए वो सारे प्लेयर पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। उन्होंने काफी सारे हथियार अपनी बॉडी के ऊपर लगा लिए हैं और उन लोग सभी ने अपनी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही मोटा सा आर्मर पहन रखा है। इसी टाइम पर हम वू को देखते हैं जिसने कोई भी आर्मर नहीं पहना है। उसके लिए उसका 20 ही काफी है। वो अपने बड़े से लेपर्ड पर बैठी हुई है और चलते हुए डेंजर एरिया की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ मिंग भी एक नॉर्मल सा आर्मर पहने हुए है। उसके हाथ में बस 2 तलवारें हैं जिनसे वो आगे की फाइट करने वाला है। सभी प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो इधर उधर भागेंगे नहीं, हमेशा साथ में रहेंगे। जिस जगह पर मोस्टर से फाइट करनी है उस जगह पर ही मोस्टर से फाइट करने के बाद में वापस से लौट आएंगे, ज्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा इस जगह पर अटैक करने के लिए काफी सारे बॉस मोस्टर्स आने वाले हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सुपर मोस्टर नहीं होगा, तो ज्यादा खतरे की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर खतरा लगे तो इंस्ट्रक्टर को मदद के लिए बुला सकते हैं। इतनी सारी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद में वो सारे प्लेयर वहां से भागते हुए चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर केवल 3 बंदे रह जाते हैं, जिनमें से एक ही टीचर और 2 इंस्ट्रक्टर है। एक इंस्ट्रक्टर कहता है तुम्हें पता है ना ये फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इन सारे प्लेयर्स ने तो अभी तक कोई असली फाइट देखी भी नहीं है। इंस्ट्रक्टर कहती है नहीं, तुम्हें गलतफहमी है, इनमें से अधिकतर ने बहुत ही खतरनाक फाइट्स देखी है और न केवल इनने, इन सिटी के अंदर रहने वाले हर एक इंसान ने बहुत ही खतरनाक फाइट को फेस किया है। ये सब की सब अभी तक जिंदा है, यानी इसका मतलब इन सभी को पता है मॉन्स्टर के साथ में किस तरह से फाइट करनी है। इंस्ट्रक्टर कहने लगते हैं लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। टीचर कहती है तो ये भी प्लेयर्स भी काफी ज्यादा ताकतवर है। इन सभी को काफी लंबे टाइम से काफी अच्छी तरह ट्रेनिंग दी गई है। मुझे यकीन है ये अपनी ट्रेनिंग को अच्छी तरह साबित करेंगे। मुझे यकीन है जितने जोश में ये सारे प्लेयर यहाँ से जा रहे हैं उतने ही जोश में ये सभी से वापस लौटेंगे, गिनती में कोई भी कम नहीं होगा। यहाँ से हम मेन फाइटर सीन देखते हैं। स्टूडेंट्स ने काफी जोश में उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। एक स्टूडेंट एक मॉन्स्टर को मारता है और फिर कहने लगता है देखा मैंने एक मॉन्स्टर को मार दिया। जुविस कहता है तुमने अभी तक एक को ही मारा है, मैं 5 को मार चुका हूँ। यहाँ से हम एक लड़की को देखते हैं जो काफी तेजी से मॉन्स्टर्स को मार रही है। ये मिंग की क्लास की सबसे ताकतवर स्टूडेंट में से एक है। ये कुछ मॉन्स्टर्स को मारती है कि तभी एकदम से काफी सारे मॉन्स्टर्स इस लड़की के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। लड़की काफी चौंक जाती है। इससे कुछ करने से पहले ही वो सब के सब इस लड़की के ऊपर गिर जाते हैं। इसी टाइम पर लड़की को ध्यान आता है कि इसके आर्मर के अंदर काफी सारे वेपन्स है, जिनमें से एक को ये लड़की यूज कर देती है। इसके आर्मर में एक ड्रिल टाइप चीज लगी हुई है जिससे एक्टिवेट होने के साथ ही उसकी बॉडी के आसपास में जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब के सब एक साथ कट जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स तो मर जाते हैं लेकिन इस लड़की की ड्रिल भी खराब हो जाती है। मॉन्स्टर्स के मरने के बाद में लड़की को पता चलता है कि जब वो जमीन पे गिरी तब इस ड्रिल के अंदर कुछ फंस गया। उसके बाद में उन मॉन्स्टर्स का खून जब उसी जगह पर लगा तब सारी ड्रिल बुरी तरह जाम हो चुकी है। एक बार तो इस ड्रिल की मदद से उस लड़की की जान बच गई, लेकिन दोबारा से इसको यूज नहीं किया जा सकता। सेम ऐसी हालत बाकी के स्टूडेंट्स की भी है। वो सब के सब किसी न किसी दिक्कत में पड़ते जा रहे हैं। एक स्टूडेंट मॉन्स्टर के पीछे भागते हुए एक अजीब जगह फंस जाता है। वो मॉन्स्टर को तो मार देता है लेकिन वो देखता है कि वो एक दलदल के अंदर है और धीरे धीरे उसके अंदर दसता जा रहा है। ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और जोर चलाने लगता है टीचर यहाँ आके मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर वो टीचर भागते हुए उस जगह पहुंच जाती है। वो एक अजीब सी स्किल यूज करती है जिससे वो उड़ पा रही है। उसे इस जगह पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो यहाँ पहुंच के देखती है लगभग सारे प्लेयर इसी तरह की सिचुएशन के अंदर है। वो सब के सब धीरे धीरे दलदल के अंदर फंसते जा रहे हैं। उनमें से अधिकतर ने फाइट करते टाइम ये ध्यान ही नहीं दिया कि मॉन्स्टर से फाइट करते समय उन्हें आसपास का एनवायरनमेंट भी देखना चाहिए। वो सब के सब केवल मॉन्स्टर के अंदर फाइट करने में लगे रह गए और आसपास की चीजें देखना भूल गए। जब इतने सारे प्लेयर्स मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं तो मिंग कहने लगता है कि सच में यह मदद की जरूरत है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं ज्यादा खतरनाक नहीं है। तुम सबके सब सुपर बीइंग हो, काफी लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके बावजूद भी इस तरह दलदल के अंदर फंसने के बाद में मदद के लिए चिल्लाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। जब आगे जाकर हम सबकी फाइट सुपर मॉन्स्टर में होगी तब तुम लोग क्या ही करोगे। वो मॉन्स्टर्स तो बड़ी आसानी से तुम सभी को बीच में से फाड़ देंगे। उस जगह पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मिंग की बात बुरी तो लगती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। टीचर वहाँ आ चुकी है, वो उन सभी स्टूडेंट्स को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। इन सभी को इस एग्जाम से बाहर कर दिया गया है। टीचर जब इन्हें साइड में लेके आती है तब इन सभी से कहने लगती है अब तुम सभी का काम है इस फाइट को देखते रहो और समझने की कोशिश करो कि तुम सभी को यहाँ पर क्यों बैठाया गया है और क्यों ये प्लेयर्स अभी भी फाइट कर पा रहे हैं। यहाँ से हम एक स्कोर बोर्ड को देखते हैं जिसमें दिखाई देता है मिंग ने 7, सोनिया वो लड़की जो कि मिंग की क्लास की सबसे ताकतवर स्टूडेंट है उसने 32, फैंग यानी कि वो लड़का जो कि इस आर्मर की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था उसने अब तक केवल 23 मॉन्स्टर को मारा है। इस रिजल्ट को देखकर फैंग थोड़ा चौंका हुआ होता है। वो सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, ये अभी तक कोई पक्का रिजल्ट नहीं है, लगातार बदलता जा रहा है। इसी के साथ वो स्कोरबोर्ड पे लगा हुआ रिजल्ट बदलता है। एक स्टूडेंट जिसका नाम वो है जो कि उस पैंथर की ओर बैठी हुई थी उसने अब तक 64 मॉन्स्टर मार दिए थे और इस लड़की ने किसी भी आर्मर को नहीं पहना था। ये देखकर फैंग काफी शौक जाता है। वो सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, इस लड़की ने कोई भी आर्मर नहीं पहना, इसके बावजूद भी इसने मुझसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे हैं और इसके अलावा मिंग का स्कोर भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुछ सेकंड में वो उससे आगे निकल जाएगा। अभी के टाइम पर मैंने ज्यादा मॉन्स्टर मारे हैं क्योंकि मैं अपनी सारी पावर्स को यूज कर चुका हूँ। इस आर्मर के अंदर जितने वेपन थे वो सारे मैंने यूज कर लिए हैं। इसी वजह से स्टार्टिंग में मेरा स्कोर हाई है लेकिन अब इसको आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा।
वहीं दूसरी तरफ मिंग के केस में ऐसा नहीं है, वो अपने आप ही इस स्कोर को बढ़ाता जा रहा है, उसके पास में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इसी टाइम हम देखते हैं फैंग खुद भी इस एग्जाम से बाहर हो चुका है, वो बाहर बैठकर इस सारे रिजल्ट को देख रहा है। ये देखकर वो टीचर से कहने लगता है, टीचर मैं देखना चाहता हूँ वो किस तरह से इस एग्जाम के अंदर इतनी ज्यादा आगे निकली हुई है, उसने तो कोई आर्मर भी नहीं पहना था, क्या आप उसके वीडियो को यहाँ पर चला सकती हैं? टीचर इसके लिए मान जाती है। स्क्रीन के ऊपर अब वो दिखाई दे रही है, वो फाइट के अंदर बहुत अजीब तरीका यूज कर रही है, वो फाइट में जानवरों की तरह फाइट कर रही है। मॉन्स्टर्स को मारने के लिए उसके पास में जो कुछ भी है वो हर चीज यूज करती है, अपने नाखून, दांत, पंजे, अपना मॉन्स्टर, हर चीज। इस तरीके से जब वो मॉन्स्टर मर रहे हैं तो ये देखने में बहुत ज्यादा घिनौना और दर्दनाक है। ये देखकर ही कुछ स्टूडेंट्स उल्टे करने लगते हैं। इसी टाइम पर हम देखते हैं जूफिक्स भी इस फाइट से बाहर हो चुका है। वो कहने लगता है, वैसे मैंगचा इस टाइम पे क्या कर रहा है, मेरे को उसका पर्सपेक्टिव देखना है। वो की तरह उसकी फाइट कोई नॉर्मल नहीं होती, वो एकदम से बहुत ऊंची जंप लेगा। अभी तो शायद से वो कोई स्ट्रेटेजी बना रहा होगा। यहाँ से हम स्क्रीन के ऊपर मिंग को देखते हैं। मिंग बहुत ही तेजी से उन मोस्टर से फाइट कर रहा है। मिंग की अब तक की फाइट पूरी तरह से 1v1 है। वो एक बार में एक मोस्टर पर अटैक करके अपनी दोनों तलवार उस मोस्टर की बॉडी के अंदर घुसा दे रहा है, जिससे एक ही बार में वो मोस्टर मर जाता है। जिस तरीके से मिंग कुछ ही मिनटों के अंदर काफी सारे मोस्टर्स को मार देता है और उनमें से एक भी मोस्टर मिंग की वजह से पहुंच भी नहीं पाता। ये सारे अटैक करते हुए मिंग अपने आसपास की चीजों का भी पूरा ध्यान रखता है। यही कारण है कि मिंग अभी तक इस फाइट के अंदर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है, इस वीडियो के अंदर मिंग का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। एक स्टूडेंट कहता है, इस वीडियो एंगल को थोड़ा सा बदलो ताकि दिखाई दे मिंग किस तरह से फाइट कर रहा है। ये सुनकर अब अलग अलग एंगल से मिंग को दिखाने लगते हैं, लेकिन अब मिंग ने फाइट करना बंद कर दिया है। मिंग चलते हुए किसी और तरफ जा रहा है। मिंग के साथ में इस टाइम पर कोई भी नहीं है, ना तो कोई साथी और ना ही कोई मॉन्स्टर। यहाँ पे मिंग को भी पता चल जाता है कि वो सारे प्लेयर्स मिंग को ही देख रहे हैं, क्योंकि मिंग को वो ड्रोन अपने पीछे दिखाई दे गया है। इसी वजह से मिंग उन सभी प्लेयर्स को ज्ञान देना शुरू करता है। वो उन सभी से कहता है, मॉन्स्टर्स जब हम पर अटैक करने के लिए आते हैं तब उनका बिहेवियर, और जब हम मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए जाते हैं तब उनका बिहेवियर, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अभी हम जिन मॉन्स्टर्स में फाइट कर रहे हैं ये सारे के सारे वाइल्ड मॉन्स्टर्स है, जो कि छुप के घात ला के अटैक करते हैं। इनको सही टाइम पर अटैक करना और कब पीछे हटना है, ये दोनों आता है। मिंग के इतना कहने के साथ ही झाड़ू के अंदर से एक मॉन्स्टर उछलकर मिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन मिंग को वो पहले दिखाई दे चुका है। मिंग सीधे अपनी तलवार को पीछे की तरफ कर देता है और वो मॉन्स्टर अपने आप ही मिंग की उस तलवार के अंदर घुस जाता है, जिसके साथ उस मॉन्स्टर की डेथ जाती है। इसके बाद में मिंग आगे बढ़ने लगता है और फिर यही कहता है, इन मॉन्स्टर को मारने के लिए जरूरी नहीं है हम खतरनाक मूव्स का यूज करें, हम डायरेक्टली भी उन्हें मार सकते हैं। जी सुनकर एक स्टूडेंट कहता है, लेकिन इस तरह के अटैक बिल्कुल बेकार है। जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे तब इस तरह की मूव्स का कोई मतलब नहीं है। उन मॉन्स्टर्स के ऊपर ये इफेक्ट नहीं डालेंगे तो उनकी प्रैक्टिस करने का क्या फायदा। इसी टाइम पर मिंग आई कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुम में से कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि इन अटैक्स करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में ये काम ही नहीं आएंगे। असल में इसका उल्टा है, रियल लाइफ में यही सबसे ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि छोटे मॉन्स्टर्स बड़े मॉन्स्टर के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। अगर हम छोटे मॉन्स्टर्स के ऊपर ही खतरनाक मूव्स को यूज करेंगे तो जब बड़े मॉन्स्टर्स से फाइट होगी तब तक बहुत ज्यादा थक चुके होंगे और तब उन पर अटैक करने के लिए हमारे पास में कोई मूव होगा ही नहीं। इसलिए बेहतर है जिस मॉन्स्टर के ऊपर जितनी पावर को यूज करके उसे मार जा सकता है केवल उतनी पावर ही खर्च की जाए, पावर को बचाया जाए, ताकि ज्यादा लंबे टाइम तक हम फाइट कर सकें। यही सब ज्ञान देते हुए मिंग अपनी फाइट को जारी रखता है। वो लगातार मॉन्स्टर में फाइट कर रहा है। इसी टाइम पर मिंग को एक स्टूडेंट की आवाज आने लगती है, जिसका नाम सोनिया है। वो मिंग से कहती है, मिंग मुझे तुम्हारी लिमिटेड स्किल के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे इसके बारे में और भी बताओ। मिंग कहता है, ये तो काफी शानदार है, लिमिटेड स्किल से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस स्किल को सीखने के बाद में तुम सबसे पहले मेरी तरह अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाओगी। तुम्हें समझ में आने लगेगा तुम्हारा आसपास का एरिया किस तरीके का है। ये कहते हुए मिंग एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है और यही कहता है, लेकिन इस स्किल को सीखने के लिए तुम्हें मॉन्स्टर्स के बारे में भी काफी कुछ जानना होगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें अलग से उन मॉन्स्टर्स में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब तुम लिमिटेड स्किल सीखोगी तो अपने आप ही अपने आसपास के मॉन्स्टर्स समझने लगोगी। लिमिटेड स्किल सीखने के बाद में तुम्हें समझ में आने लगता है कि मॉन्स्टर्स के वाइटल ऑर्गन्स किस जगह पर है, किस जगह पर अटैक करने पर उस मॉन्स्टर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इसी टाइम पर कुछ स्टूडेंट्स जो कि इस फाइट को देख रहे हैं वो कहने लगते हैं, ठीक है हमें ये तो समझ में आ गया, अब तुम ये बताओ पिछले कुछ टाइम में तुमने कुछ ऐसे मॉन्स्टर से फाइट की है जो कि तुम्हारे पीछे की साइड थे, एकदम शांति से तुम पर अटैक कर रहे थे, तुम्हें कैसे पता चल रहा था कि वो तुम्हारे पीछे है? उन मॉन्स्टर्स की तरफ तुमने देखा भी नहीं और बिना देखे ही उन सभी को मार दिया और गुच्छे के अटैक से डॉच भी कर लिया। ये सब कुछ तुम कैसे कर पा रहे हो? मिंग कहता है, लिमिटेड स्किल सीखने का ये एक दूसरा फायदा है। टीचर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी स्क्रीन को फर्स्ट पर्सन मोड में सेट कीजिए, जो मैं देख रहा हूँ वो बाकी स्टूडेंट्स को दिखाई दे। टीचर से उस तरह सेट कर देती है। फिर मिंग अपना हाथ उस स्क्रीन को दिखाने लगता है और वह कहता है, देखो लिमिटेड स्किल के कारण मेरी बॉडी के अंदर सारी वेटर्स बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। इस वजह से मेरे सेंसेस काफी तेज हो चुके हैं। मेरी बॉडी का हर एक बाल मुझे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में काफी कुछ बताता है। अगर मेरी बॉडी के आसपास में कुछ भी जरा सा भी चेंज होता है तो मुझे तुरंत पता चल जाता है। इसी वजह से अगर किसी भी साइड से कोई मॉन्स्टर मुझ पर अटैक करेगा तो मुझे पहले पता चल जाएगा।
मुझे उसके साथ देखने की जरूरत नहीं है। उस मॉन्स्टर की एग्जैक्ट लोकेशन, वो किस तरह से मुझ पर अटैक कर रहा है, किस टाइप का है, ये सब कुछ मुझे पहले पता चल जाता है। इस हिसाब से मैं उसके अंदर रिस्पॉन्स करता हूँ, या तो उस मॉन्स्टर पर अटैक करता हूँ या फिर अटैक को डॉज कर लेता हूँ। सुनने में लग रहा होगा इस सब के अंदर काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जितनी देर में हम ये फीलिंग समझेंगे उतनी देर में मॉन्स्टर अटैक करके हमें मार देगा, लेकिन रियलिटी में इसमें इतना टाइम नहीं लगता। कहने में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब फील होता है तब कुछ मिली सेकंड से टाइम मिलता है। इतने टाइम के अंदर बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट कर लेती है। ये सुनकर एक स्टूडेंट कहता है, ठीक है हम तो बात मान गए, लिमिट टाइप स्किल काफी शानदार है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। जब किसी मॉन्स्टर के साथ में हमारी 1v1 फाइट होगी, उस टाइम पर मेन स्किल को यूज करना है ज्यादा शानदार होगा, इसके बजाय कि हम लिमिटेड स्किल को यूज करें। मेन स्किल के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, इसलिए अगर किसी मॉन्स्टर में हमारी फाइट होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम एक ही अटैक के अंदर उसको मार सकें। लेकिन लिमिट टाइप स्किल के अंदर इतनी पावर नहीं होती, इसलिए हो सकता है वो बच जाए और हमारे ऊपर अटैक कर दे। इसलिए मुझे लगता है मेन फाइट्स के अंदर मेन स्किल का यूज करना ज्यादा शानदार होगा इस कंपेयर टू लिमिट टाइप स्किल। लिमिट टाइप स्किल को हम केवल तभी यूज कर सकते हैं जब हम मॉन्स्टर्स के भाग रहे हो और मॉन्स्टर्स हमारे पीछे पड़े हुए हो, हमारे पास में इतना टाइम ना हो कि खुद की बॉडी को रीजेन कर सके। इसलिए मुझे लगता है लिमिट टाइप स्किल कायरो के लिए है, ना कि फाइटर्स के लिए। मिंग कहता है ये बिल्कुल बकवास है, मैं इतने टाइम से यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं कायर हूँ? और जैसा कि तुमने कहा लिमिट टाइप स्किल के अंदर ज्यादा ताकतवर मूव्स नहीं है, तो ये भी गलत है। लिमिट टाइप स्किल्स के अंदर 1024 सब वेसल्स होती है जिनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। जब कोई स्टूडेंट इन सारी वेसल्स को अनलॉक कर देता है तो वो इसकी मदद से काफी ताकतवर अटैक्स कर सकता है, जिनकी पावर मेन अटैक्स जितनी ही होगी, बल्कि पावर्स के अंदर और भी ज्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है। पावर के अंदर इंक्रीमेंट तो होगा, लेकिन कूलडाउन ड्यूरेशन काफी ज्यादा कम होगी। स्टूडेंट चाहे तो एक के बाद एक काफी देर तक किसी भी तरह का अटैक कर सकता है, उसे अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की थकान फील नहीं होगी। यही चीज लिमिट टाइप स्किल को ज्यादा शानदार बनाती है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि लिमिट टाइप स्किल को पावरफुल बनाने के बजाय अगर हम मेन स्किल को पावरफुल बनाएंगे तो उसकी पावर कंपैरिजन में ज्यादा ही निकलेगी। तो हम लिमिट टाइप स्किल के ऊपर मेहनत करने के बजाय मेन स्किल पे मेहनत करें, इससे पावर ज्यादा रहेगी और हम मॉन्स्टर्स के ऊपर तेजी से अटैक कर पाएंगे। तो मैं इसका भी जवाब दे देना चाहता हूँ, ये बात सच है कि लिमिट टाइप स्किल और मेन स्किल आपस में कम्पीट नहीं कर सकते। हमेशा मेन स्किल के अंदर ज्यादा पावर होगी। अगर दो ह्यूमंस एकदम बराबर और एकदम सही तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेन पावर्स के अंदर जो इम्पैक्ट होता है वो लिमिट टाइप अटैक से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर बात केवल इस चीज की नहीं है कि कौन ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा है, बल्कि बात इस चीज की है कि कौन बैटलफील्ड के अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक टिक पा रहा है। फाइटर्स एक बैटलफील्ड में जितने लंबे टाइम से सर्वाइव करेंगे उसके लिए उतना शानदार होगा, वो उतना ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार पाएगा। यकीन मारो किसी भी फाइटर का जिंदा रहना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरी कॉम्बैट स्किल कुछ ज्यादा शानदार नहीं है, इसी वजह से मैं बेकार में लिमिट टाइप स्किल का प्रचार कर रहा हूँ। मेरी खुद की मेन मसल्स के अंदर कुछ डिफेक्ट है, इस वजह से मैं तुम सभी को ये कहने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिमिट टाइप स्किल सच में काफी ज्यादा शानदार है। टीचर ली, आपका इस बारे में क्या सोचना है? हम सब काफी लंबे टाइम से मेन स्किल्स का यूज करते आ रहे हैं, उसका नुकसान हमने काफी लंबे टाइम से भुगता है अपने काफी सारे लोगों को खोकर। क्या हमें अभी भी इस चीज को जारी रखना चाहिए और हमारे काफी सारे साथियों को हमेशा की तरह ऐसे ही मौत के लिए भेजते रहना चाहिए, या फिर इसके बजाय हम एक आसान रास्ता चुन सकते हैं लिमिट टाइप स्किल के नाम का? इसे यूज करने के बाद में हमारे फाइटर्स कम मरेंगे, उनकी पावर के अंदर इंक्रीमेंट आएगा और उनका सेंसेस कब्जा तेज जाएगा। यहाँ पर इस टीचर ली को भी मिंग की बात बिल्कुल ठीक लगती है। वो सभी स्टूडेंट से कहती है, सभी स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे मिंग की बात बिल्कुल ठीक लग रही है, इसलिए अब से इस फाइट के अंदर तुम सबके साथ वापस शामिल हो सकते हो। लेकिन अब तुम इस फाइट में नॉर्मल अटैक्स को यूज लोगे, खतरनाक अटैक्स को नहीं। ये मेरी तरफ से तुम सभी के लिए एक सजेशन है, तुम चाहो तो इसे मान सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, जैसे तुम चाहो वैसे फाइट कर सकते हो। ये सुनकर वो सारे प्लेयर अपने मेन जितने भी बॉडी आर्मर्स होते हैं उन सभी को वहीं पटक जाते हैं, जिसका कोई भी काम नहीं है और ये केवल आर्मर के ऊपर एक वेपन की तरह लगे हुए हैं। इन सभी को ये फेंकने के बाद में ये खुद ही मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इन सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नॉर्मल स्किल से यूज करके भी मॉन्स्टर से फाइट की जा सकती है। जरूरी नहीं है इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी का हर बार यूज किया जाए और उसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होकर रहा जाए। यहाँ से हम मिंग की बहन काओ को देखते हैं, जिसका एडमिशन भी मिलिट्री स्कूल के अंदर हो चुका है। वैसे इस टाइम पर तो अपने घर पर ही है, बस स्कूल के लिए निकलने वाली है। ये बैठकर खाना खा रही होती है तो अपने मोम से कहती है, मिंग का काफी लंबे टाइम से कॉल नहीं आया, मैंने सुना है वो एक मिशन पे गया हुआ है, लेकिन कम से कम उसे एक बार तो हमें कॉल करना ही चाहिए। काओ की मम कहती है, मिंग तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें उसे डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तुम्हें उसकी थोड़ी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। काओ कहती है, हाँ मुझे पता है, वैसे उसकी लिमिटेड स्किल काफी शानदार चल रही है, कुछ लोग उसकी तारीफ भी करने लगे हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसे बेकार ही समझते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो धीरे धीरे सबकी सोच बदल देगा। मिंकी मॉम कहती है, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो अपना भी अच्छे से ध्यान रखे और उस जगह पर पूरी तरह सेफ रहे, जल्दी जल्दी वापस लौट आए। काओ कहती है, मॉम मैं आपसे वादा करती हूँ कुछ टाइम बाद में मैं भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी, उसके बाद में मैं आपके बेटे मिंग को
कानों से पकड़कर यहाँ पर लेके आऊंगी और फिर घर के अंदर ही बंद कर दूंगी। वो हमेशा इस घर के अंदर ही रहेगा आपके साथ में। उसके बाद में आपको जितनी ज्यादा उसकी याद आती है वो याद आना ही बंद हो जाएगी। मिंकी मोम कहती है ये सब बाद में करना, अभी स्कूल जाओ, वहां पर जाकर अच्छे से ट्रेनिंग करना और खुद को जितना हो सके उतना पावरफुल बनाना। और दूसरी बात हमेशा याद रखना, पावरफुल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा सेफ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर काओ पूरा खाना खाने के बाद में थैंक यू बोलकर अपने इस कॉलेज की तरफ निकल जाती है। इसके बाद में मिंकी मोम के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी परेशानी दिखाई देने लगती है। ये कहने लगती है काओ मिंग, मुझे पूरी उम्मीद है तुम दोनों हमेशा सेफ रहोगे। मिंग के पीछे पीछे काओ ने भी मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर लिया है। मुझे उम्मीद है इसके अंदर उसे ज्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। और मिंग तुम भी खुद को अच्छी तरह संभाल रहे होंगे। वैसे मैं यहाँ पे बता दूं, ये लड़की काओ ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। मिंग के पास्ट के हिसाब से यानी कि इन लोगों के फ्यूचर के हिसाब से ये लड़की एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है जो कि नेगेटिव इमोशन आने पर किसी चुड़ैल के अंदर कभी कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद में इसका सबसे पहला गोल होगा मिंग को मारना। इसी वजह से मिंग ने इसके नेगेटिव इमोशंस को बहुत बुरी तरह से दबा दिया है और उसको सिखा दिया है कि किस तरह से नेगेटिव इमोशन को अपने पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। यही कारण है कि इस लड़की के अंदर अभी तक वो नेगेटिव पावर्स नहीं आई है, लेकिन फिर भी मिंग को थोड़ा डर है कि कभी भी ये पावर आ सकती है क्योंकि इसके चांसेस केवल 5 से 10% ही कम हुए हैं। अभी भी कुछ चांसेस बाकी है। इसी सारी डिटेल के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।